नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी बाल भारती। और हिंदी बाल भारती में हम पढ़ेंगे पेज नंबर जो है 24 बराबर, और इकाई 2 और पार्ट 2 बराबर। इकाई 2 पार्ट 2 है सीख। इस कविता को हम पढ़ेंगे, कविता है। और पढ़ने से पहले हम इसके चित्र को थोड़ा देख लेते हैं। प्रकृति का चित्र है और इसमें अलग अलग चीज़ें दिखाई गई है, देख रहे हैं आप। ये सब चीज़ें हैं। यहाँ आपको पर्वत दिख रहे हैं और इसी पर्वत के बीच में से एक निकलती हुई नदी बराबर। और ये नदी धीरे धीरे इधर बड़ी हो गई है। इसके साथ आपको यहाँ कुछ कांटे, कुछ फूल, गुलाब के फूल, इसके बाद फल वाले पौधे हैं, फल लगे हुए हैं और फल के भी अपने अलग अलग छोटे बड़े यहाँ भी फूल है। और यहाँ लोगों की भीड़ दिखाई गई है बराबर। तो हम इसको आपको पहले हम कविता पढ़ कर के सुनाते हैं, फिर हम आपको इसको समझा देते हैं। देखिए, वाचन, वाचन का मतलब है पढ़िए, और लिखा भी है पढ़ो। और अभिनय, अभिनय माने एक्टिंग करो। इसे एक्टिंग के साथ आप गा सकते हैं। देखो, पढ़ो और अभिनय के साथ गाओ बराबर। तो कविता है सीख। यहाँ पे 2 बच्चे, लड़का लड़की। तो क्या बोलते, सीखो फूलों से तुम बच्चों, कांटों में भी मुस्काना। सीखो कोयल से जाकर यह मधुर गान निस्दिन गाना। सीखो नदियों और झरनों से तुम आगे बढ़ते जाना। ऊपर आफत आने पर भी कभी न मन में घबराना। सीखो पै पानी से जाकर कैसे मित्रों को पाना, और कैसे उनकी रक्षा में स्वयं जूझना मर जाना। सीखो धरती से तुम जाकर कष्टों को जग के सहना। सीखो वृक्षों से भी जाया दुख सारे चुप ही सहना। और इसे लिखा हुआ है डॉक्टर वेद प्रकाश शास्त्री जी ने इसे लिखा हुआ है। तो देखिए, सीखो, सीखो यानी सीखिए। सीखना किससे? फूलों से। और फूलों से क्या सीखना है, यह बोल रहे हैं तुम बच्चों। और इसे आपको जो कविता लिखता है, कविता लिखने वाला ये व्यक्ति आदमी है, पुरुष है, तो उसे हम कवि बोलते हैं बराबर। और ये कविता लिखने वाला व्यक्ति स्त्री है, महिला है, उसे हम कवयित्री बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, कविता जिन्होंने लिखा हुआ उनका नाम है डॉक्टर वेद प्रकाश शास्त्री, यानी ये पुरुष है, इसीलिए इन्हें कवि बोलेंगे। तो कवि कह रहा है कि सीखो फूलों से तुम बच्चों, हे बच्चों तुम फूलों से सीखो। कांटों में भी मुस्काना। कांटा, आपको पता होगा कि गुलाब का फूल जो होता है, गुलाब के फूल में कांटे होते हैं, और कांटे होने के बावजूद जो होता है उसमें गुलाब का फूल खिलता है। गुलाब के अपना सुगंध होती है, और गुलाब देखने में भी सुंदर होता है। और गुलाब जो होता है फूलों का राजा होता है। कमल हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है, लेकिन फूल जो है वह क्या है, गुलाब जो है वह फूलों का राजा है। कांटा आपने देखा होगा, कांटा और भी होते हैं, बबूल में कांटे होते हैं, नागफनी में कांटे होते हैं। कांटे जो होते हैं वो चुभ करके क्या करते हैं, हमको नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। कांटे से हमको दर्द देते हैं, लेकिन गुलाब हमको या फूल सुख प्रदान करते हैं बराबर। क्योंकि फूल देखने में भी सुंदर होते हैं, फूलों से महक मिलती है, फूलों से इत्र मिलता है, लेकिन कांटे देखने में सुंदर नहीं होते। हो सकता है कि कांटों का अपना कुछ काम हो, लेकिन
फिर भी कांटे तो हमेशा कष्ट ही देने वाले होते हैं। तो यही बोला कि कांटों के बीच में गुलाब रहता है, गुलाब कांटों के बीच में ही खिलता है, तो कांटों के बीच में ही रह करके वह लोगों को क्या करता है, खुशियाँ प्रदान करता है। इसीलिए बोला गया कि हे बच्चों, कवि कहता है कि हे बच्चों तुम फूलों से सीखो, और कि जो गुलाब का फूल है वह कांटों में भी रह करके मुस्कुराता है। इसीलिए आप लोग भी दुख में भले रहो, कष्ट में भले रहो, परेशानी में भले रहो, लेकिन हमेशा प्रसन्न बने रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो और आगे बढ़ते रहो। बराबर। आगे क्या बोलता है कवि, सीखो कोयल से जाकर यह मधुर गान निस दिन गाना। कोयल, कोयल एक पक्षी होता है, यहाँ दिया हुआ है, आप इसे देख करके पूरी तरह आप समझ जाएगी। कोयल एकदम कौवे की तरह होता है, काला बिल्कुल, और कौवा जो होता है सर्वसामान्य पक्षी है, लगभग अपने भारत देश के सभी भागों में पाया जाता है। और कौवा की आवाज़ किसी को पसंद नहीं होती, क्योंकि कौवे की आवाज़ जो होती है वो कर्णकटु होती है, कानों को नुकसान पहुंचाने वाली होती, कर्कश होती है। तो कौवे की काँव काँव किसी को अच्छा नहीं लगती। लेकिन कोयल जो है यह पूरे वर्ष भर के 4 महीने में आती है, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। जैसे ही आम में बौर आना शुरू, वसंत ऋतु शुरू, वैसे ही कोयल आ जाती है, और बारिश जैसे शुरू वैसे कोयल वापस चली जाती, गायब। कहाँ जाती है पता नहीं, लेकिन कोयल जैसे ही आती है वह आमों की डालियों पर किसी भी पेड़ पर बैठकर कू कू की आवाज़ करती है, तो लोगों को मन को मोह लेती है, बहुत अच्छा लगता है, और बच्चों को भी बहुत पसंद है, उसके साथ कू कू करते हैं। तो कवि इसी कोयल को कहता है कि सीखो कोयल से जाकर, यह कोयल से जाके आप ये सीखिए, मधुर माने मीठा, अच्छा लगने वाला गाना, निश दिन गाना। निश माने होता है रात, दिन माने दिवस, पूरे रात दिन गाना गाती रहती है 24 घंटे। तो कवि कहता है कि हे बच्चों, कोयल से जाकर के आप लोगों को यह सीखना चाहिए कि वह कैसे 24 घंटे पूरे दिन और रात मधुर गान लोगों के लिए गाती रहती है। बराबर। आगे देखिए अभी क्या, सीखो नदियों और झरनों से, तुम आगे बढ़ते जाना। नदियों से हमें सीखना है, झरनों से भी हमको सीखना है। तो नदियाँ क्या होती, झरने क्या होते हैं। पहाड़ के ऊपर जब बारिश होती है तो बारिश का पानी नीचे की ओर बहने लगता है, और कहीं कहीं पहाड़ बिल्कुल अचानक ख़त्म हो जाता है, तो ऊपर का पानी काफ़ी नीचे गिरता है, उसे हम झरना बोलते हैं। आप बारिश के मौसम में किसी पहाड़ के आसपास जाइए, वहाँ आपको पहाड़ पर से ऊपर से पानी नीचे गिरता हुआ दिखेगा, और वही पानी जो होता है नदी बन जाती है आगे चल कर के। तो नदियाँ और झरनों का पानी कभी भी रुकता है क्या, तो कभी नहीं रुकता। नदी ये आगे पानी बह रहा है, जैसे यहाँ पहाड़ दिख रहा है, 2 पहाड़ों के बीच से नदी निकल रही है, यहाँ देखिए बड़ा फिर पहाड़। ये कुछ नदी या झरने के पानी के आगे आपको कोई रुकावट पैदा हो जाएगी तो भी नदी रुकेगी नहीं। पानी वहाँ हो सकता है इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा होने के बाद उसके ऊपर से बहेगा, और ये जैसा संभव हो तो उसके अगल बगल से वो बहना शुरू करेगा, लेकिन रुकेगा नहीं, हमेशा आगे बढ़ता है। तो कवि यही कह रहा है, हे बच्चों, जिंदगी में कभी रुकना नहीं, सुना, रुकना तो मरना है। हमेशा जिस ढंग से नदियाँ और झरने के रास्ते में पड़ने वाली कोई भी मुसीबत हो, पहाड़ हो, वो लोग कभी रुकती नहीं है, या तो उसके ऊपर से चढ़ कर के आगे बढ़ती हैं, या तो उसके आजू बाजू से अपना रास्ता बना लेती हैं। उसी ढंग से आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको रुकना नहीं है। आपके मुसीबत सामने जो भी है, उस मुसीबत को आप पार करके आगे बढ़िए, या उस मुसीबत से आप दाएं बाएं निकलिए, लेकिन आगे बढ़िए, आगे बढ़ने से रुकिए मत। बराबर। ऊपर आफत आने पर भी कभी न मन में घबराना,
और यदि आपके ऊपर किसी भी तरह की आफत, मुसीबत, संकट, परेशानी आती है तो कभी भी अपने मन में घबराइए मत, क्योंकि ये मुसीबत ज़िंदगी है तो मुसीबत तो आनी ही है। हमेशा दिन एक समान नहीं होता, अच्छा नहीं होता। तो मुसीबत में भी कभी घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने से मुसीबत चली नहीं जाएगी, बल्कि आप और मुसीबत में घिर जाएंगे। मुसीबत आने पर आपको ये सोचना है कि हम इस मुसीबत से, संकट से कैसे पार पाएँ और हम मुसीबत, संकट को हरा कर हम कैसे आगे बढ़ें, यह कवि कहता है। ओके, आगे देखिए। सीखो पै पानी से जाकर कैसे मित्रों को पाना और कैसे उनकी रक्षा में स्वयं जूझना मर जाना। कवि कहता है कि सीखिए पै पानी से जाकर, पै यानी दूध, पानी यानी जल, आपको पता है ये। तो पानी और दूध से जाकर के सीखिए कि कैसे मित्रों को पाया जाता है, क्योंकि दूध और पानी इस तरह से मिल जाते हैं कि उन्हें अलग करना बड़ा मुश्किल काम है, बराबर। तो उसी लिए कवि कहता है कि हे बच्चों, दूध और पानी के मिश्रण से सीखिए कि कैसे मित्रों को पाया जाता है, यानी दोस्ती कैसे बनाई जाती है। और दोस्ती या मित्रता की पहचान हमेशा मुसीबत के समय ही होती है। आपके अच्छे समय में सभी लोग मित्र दोस्त बने रहते हैं, लेकिन जैसे ही बुरा वक्त आता है सब छोड़ करके भाग जाते हैं, और आपका साथ केवल वही मित्र देता है जो आपका सच्चा मित्र होता है। और कैसे उनकी रक्षा में स्वयं जूझना मर जाना। तो दोस्त की रक्षा में खुद जूझना होता है, और कभी कभी दोस्त को बचाने के चक्कर में हम मर भी सकते हैं, लेकिन दोस्ती तो निभानी ही है, बराबर। फिर देखिए आगे। सीखो धरती से तुम जाकर कष्टों को जग के सहना, सीखो वृक्षों से भी जाया दुख सारे चुप ही सहना। कवि कहता है कि ये बच्चों, सीखो धरती से तुम जाकर, धरती यानी पृथ्वी, जिसका हम उपजाया हुआ अन्न खाते हैं, इसीलिए हम धरती को माता भी बोलते हैं। एक माता वह है जो हमें जन्म देती है, और एक माता वह है जिसका उपजाया हुआ हम अन्न खाते हैं, जल पीते हैं, फल खाते हैं, है ना। तो धरती से सीखिए कष्टों को जग के सहना। जग यानी पूरी दुनिया के लिए वह कष्ट सहती है। पूरी दुनिया के लोग उसी पर, धरती पर ही रहते हैं, और केवल रहते ही नहीं, इस धरती पर ये लोग अच्छे काम भी करते हैं और धरती को प्रदूषित भी करते हैं। लेकिन यह प्रदूषण होने से धरती को बहुत दुख पहुंचता है, कष्ट पहुंचता है, लेकिन वह कभी किसी से कहती नहीं, क्योंकि प्रदूषण यदि करेंगे तो लोगों को खुद नुकसान होगा, है ना। तो हमें प्रदूषण नहीं करना चाहिए, धरती को दूषित नहीं बनाना चाहिए। तो धरती पर स्थित न तो हमको जल को दूषित करना है, न हवा को दूषित करना है, न ध्वनि प्रदूषण करना है, क्योंकि ये सब पेड़ों पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। कवि कहता है सीखो वृक्षों से भी जाया। तो आप पेड़ों से भी सीख सकते हैं, वृक्षों से भी सीख सकते हैं। दुख सारे चुप ही सहना। वृक्ष बेचारे कितना भी कष्ट पड़े कभी कुछ बोलते नहीं। यदि कोई उनको काटने जाता है तो कभी वो चिल्लाते नहीं, आवाज़ नहीं करते, चुपचाप शांति से अपने आप को कटवा लेते। शायद मनुष्य को उसकी ज़रूरत हो। आप लोग खुद पेड़ों से फल पाने के लिए उस पर डंडे मारते हैं, पत्थर मारते हैं, लेकिन कभी पेड़ आपको बोलता नहीं, रोकता नहीं। डंडे खा करके भी या पत्थर खा करके भी फल देता है। पेड़ों पर जब फल नहीं होता तो उसकी डालियाँ ऊपर की ओर होती है, लेकिन जैसे ही उसमें फल आ जाते हैं वह नीचे की ओर झुक जाती है कि लीजिए आप हमारे फलों को खाइए। वह दूसरे के भलाई के लिए काम करता है। तो कहने का मतलब है इस तरीके से है कि पेड़ जो होता है हर तरीके से कष्ट सहता है, लेकिन सब कष्ट सह करके आपको सुखी बनाता है। तो किसी भी प्रकार का कष्ट पड़ने पर वह चिल्लाता नहीं। पेड़ हमको धूप सह करके छाया देता है। पेड़ ही जो होता है बादलों को बुलाता है, जिससे बारिश होती है, हमें वर्ष भर पानी मिलता है ना। पेड़ से हमें फल मिलता है, फूल मिलता है, लकड़ी मिलती है, छाया मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, पौधों के लिए उनमें पत्तियों को चारा भी मिलता है। सभी काम होते हैं पेड़ों से, बराबर। तो पेड़ भी हमारे लिए बहुत काम। तो आप
ये सीखना चाहें तो धरती पर हर प्राणी, पक्षी, पौधे सब कुछ आपको सिखाने के लिए तैयार है, लेकिन आप सीखना नहीं चाहें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, और आप सीखना चाहें तो हर कुछ आपको कुछ न कुछ सिखाती रहती है। ओके, चलिए एक बार फिर पढ़ लेते हैं कविता। सीखो फूलों से तुम बच्चों, कांटों में भी मुस्काना, सीखो कोयल से जाकर यह मधुर गान निस्दिन गाना। सीखो नदियों और झरनों से तुम आगे बढ़ते जाना, ऊपर आफत आने पर भी कभी न मन में घबराना। सीखो पै पानी से जाकर कैसे मित्रों को पाना, और कैसे उनकी रक्षा में स्वयं जूझना मर जाना। सीखो धरती से तुम जाकर कष्टों को जग के सहना, सीखो वृक्षों से भी जाया दुख सारे चुप ही सहना, दुख सारे चुप ही सहना। इसे डॉक्टर वेद प्रकाश शास्त्री जी ने लिखा हुआ है। तो अभी हम इसमें आपको अब समानार्थी शब्द हम आपको सिखा देते हैं, समानार्थी लिखा देते हैं। ओके, समानार्थी, विरोधी, फिर आपको हम वर्णमाला क्रम सिखाते हैं। तो समानार्थी शब्द लिखो में देखिए आपका, इसमें सबसे पहला है फूल। तो फूल को हम और क्या बोलते हैं, तो समानार्थी का मतलब होता है उसी चीज़ का और दूसरा नाम। तो फूल को हम बोलते हैं पुष्प, क्या बोलते हैं, पुष्प बोलते हैं। इसके अलावा हम उसको बोलते हैं सुमन, सुमन। इसी तरीके से और भी नाम हो सकते हैं, हम यहाँ बोलेंगे मधुर। मधुर का मतलब होता है मीठा, मधुर यानी मीठा। निशा, निश दिन मतलब निशा, निश यानी वो निशा कविता में निश है, और है निशा, निशा माने होता है रात या रात्रि। आगे है दिन, दिन यानी दिवस, दिन यानी उसको हम दिवस बोलेंगे। नदी, नदी को हम क्या बोलते हैं, सरिता, नदी का दूसरा नाम है सरिता। आफत, आफत को हम क्या बोलते हैं, मुसीबत, मुसीबत, या हम उसे बोलते हैं संकट, मुसीबत या संकट। पाए, पाए का मतलब है पाए यानी दूध, बराबर। पानी, पानी को क्या बोलते हैं, और दूसरा पानी का नाम है जल, या हम उसे नीर भी बोलते हैं, नीर। फिर से मित्र, मित्र को हम क्या बोलेंगे, दोस्त, दोस्त या सखा, सखा। फिर इसमें धरती, धरती को हम बोलेंगे पृथ्वी, पृथ्वी या वसुंधरा, हम इसे वसुंधरा बोलेंगे। जग, जग माने पूरी दुनिया या संसार, दुनिया या संसार, तो हम जग बोलेंगे। इसके बाद वृक्ष, वृक्ष को हम क्या बोलते हैं, पेड़ या तर, ये हम बोलते हैं। इनका एक समानार्थी शब्द हुआ। ओके, इसी तरह से हम दूसरा देखते हैं विरुद्धार्थी। विरुद्धार्थी शब्द, विरुद्धार्थी उल्टा अर्थ प्रकट करने वाला शब्द। जैसे फूल है तो फूल का विरुद्धार्थी हुआ कांटा। फूल आपको सुख प्रदान करता है और कांटा आपको दुख प्रदान करता है, कांटा चुभता है। मधुर, मधुर यानी मीठा, तो इसका मधुर यानी मीठा यानी कड़वा, तो मधुर का होगा कड़वा। इसके ऊपर, तो ऊपर का नीचे। फिर मित्र, मित्र का क्या होगा, मित्र हमारा दोस्त होता है। और शत्रु, शत्रु यानी दुश्मन। धरती, तो धरती है, तो धरती का विरोधी क्या है, आकाश, आकाश। और दुख, दुख का क्या होगा, सुख, दुख, सुख। ये उसका जो है क्या है, विरुद्धार्थी शब्द है, बराबर।
अब यार देखिए यहाँ दिया गया दिए हुए शब्दों को वर्णमाला के क्रम में लगाना है। तो वर्णमाला का मतलब है हमारा अ आ इ उ ये वर्णमाला है। उसी तरह क ख ग वर्णमाला है। तो वर्णमाला क्रम में हमको क्या करना है, इसको लगाना है। तो हमें जिन शब्दों को वर्णमाला क्रम में लगाना है ये है गिरी, खड़िया, चावल, छत्र, घटाव, झपकना, ठोकर, ढाका, टट्टू, जग, कढ़ाई, डलिया। इनमें से हमको जिनको देखना है ध्यान में रखिए, पहला अक्षर केवल देखना है। पहला अक्षर यहाँ ग, यहाँ क, यहाँ पे च, यहाँ पे छ, यहाँ पे घ, यहाँ झ, यहाँ ठ, यहाँ ढ, यहाँ पे ट, यहाँ ज और यहाँ क और यहाँ ड। बराबर। इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें अ से लेके अ तक के अक्षर से शुरू होने वाला कोई भी शब्द नहीं है। तो हमें वहाँ ध्यान देना नहीं, हमें शुरू करना है कैसे, क्योंकि यहाँ कैसे शब्द है। वर्णमाला व्यंजन का शुरू करेंगे तो पहला हम ध्यान से देखेंगे, इसमें ढूंढेंगे कैसे शुरू होने वाला शब्द, इसे ही वर्णमाला। तो कैसे आप ढूंढेंगे तो कैसे आपको मिलेगा। यहाँ पर पहला शब्द है कढ़ाई। तो आप क्या करेंगे, जो मिलता जाए आप जो काटते जाइए, आपको उससे आसानी होगा, हमें ढूंढना नहीं। ये हो गया कढ़ाई। यहाँ हमें लिख लीजिए कढ़ाई। बराबर। अभी कढ़ाई होगा तभी कैसे और दूसरा शब्द है क्या, तो बिल्कुल कल से कोई दूसरा शब्द नहीं है। तभी क्या के बाद क्या आता है ख। तो ख से ढूंढिए, ख से शब्द यहाँ पे है खड़िया। इसे लिखिए, काट दीजिए, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा दोबारा। ये हो गया खड़िया। बराबर। फिर तीसरा, फिर ख से ढूंढिए, तो ख से आप कहीं नहीं पाएंगे, उसके आगे ग से ढूंढिए। अभी तो आप ग से मिलेगा यहाँ, अभी ग से लिखिए। तीसरा है गिरी। बराबर। तीसरा हो गया गिरी। अभी ग से फिर ढूंढिए, ग से नहीं मिलेगा, अभी घ ढूंढिए, घ से है घटा। यहाँ लिखिए चौथा जो है वो घटा। बराबर। फिर घ से और कोई नहीं है। अभी फिर आप इससे लिखना है घ के बाद अंगा, अंगा है नहीं इसमें। अभी अंगा के बाद आता है च, चावल। यहाँ पांचवा लिखिए आप जो है चावल। ये चावल हो गए। अभी छ से और कोई नहीं है। अभी छ जो है छ से क्या है छत्र। यहाँ लिख दिया हमने, ये छ से छत्र। फिर सातवां देखिए, छह से ढूंढिए, फिर छह से और नहीं है। तो छह के बाद क्या आता है ज। ज हमने लिखा जग। फिर ज के बाद ज से और नहीं, झ से झपकना। झ से झपकना। फिर अभी नौवा है, झ से और है नहीं। झ के बाद क्या होता है इया, इया से कुछ है नहीं। उसके बाद आता है ट। बराबर। तो ट से क्या है, याद है टट्टू। बराबर। ये ट से लिखेंगे टट्टू। ट से टट्टू। और फिर ट से और नहीं है। फिर एक बार ये ठ आता है, ठ से ठोकर है ना, ये ठोकर। अभी ठ के बाद दूसरा देखेंगे तो दूसरा हमको मिलेगा नहीं। बराबर। तो 10वां के बाद हमें ठ के बाद ड हम ढूंढेंगे, ड डलिया। तो हम डलिया यहाँ लिख लेते हैं। 10 के बाद 11 नंबर, 11 ए डलिया। बराबर। डलिया हो गया, इसको भी हमने लिख दिया। अभी क्या बचा, ड के बाद दोबारा है नहीं, लास्ट में एक बचा है ढाका। ये 12 नंबर, ये क्या है ढाका। बराबर। ये भी हो गया। अभी कोई ऐसा शब्द बचा नहीं है जो लिखने को है, सब देख रहे हैं जितना था हो गया। इस तरीके से हम वर्णमाला क्रम के शब्दों को हम लिखते हैं। बराबर।
वर्णमाला क्रम ऐसे ही हम लिखते हैं और इसे लिखा जाता है। ओके, देखिए अभी हम एक वाक्य में उत्तर लिखेंगे, कोयल से क्या सीखना है। अभी आपको कोयल से कविता बताया था कि सीखो कोयल से जाकर यह मधुर गान निश्चित गाना। तो कोयल उत्तर में है, कोयल से हमें निस दिन यानी दिन रात मधुर गान गाना सीखना है। बराबर, ये हो गया। अभी इसी ढंग से अगला प्रश्न है, मित्रों को पाना किससे सीखना है। बराबर, तो मित्रों को पाना किससे सीखना है ना। तो उत्तर है मित्रों को पाना पानी यानी दूध, पानी जल, पानी से सीखना। ऐसा आगे देखेंगे, ये मित्रों के लिए कवि क्या करने के लिए कहता है। बराबर, तो मित्रों के लिए कवि उनकी रक्षा में मर जाने के लिए कहता है। बराबर, आगे चौथा करना है, धरती से हमें कौन सी सीख मिलती है। तो धरती से हमें जग के लिए कष्ट सहने की सीख मिलती है। अंतिम प्रश्न है, कवि हमसे किससे सीखने के लिए कह रहा है। ओके, उत्तर है, कवि हमसे फूलों से, कोयल से, नदियों से, पानी से, धरती से और वृक्षों से सीखने के लिए कह रहा है। ओके, ये हो गया प्रश्नोत्तर। अब हम आपको आगे दूसरा बताएंगे। तो अभी आप देखेंगे इसमें यहाँ पर, बराबर, कि चित्र देखकर साधनों के नाम और उनके कार्य बताइए। बराबर, तो जो भी चित्र है इसमें आप देख पा रहे हैं, ये पहली जो चित्र है पहला, ये है पुलिस वैन। यहाँ नाम बताना, उनके काम भी बताना। तो नाम पुलिस वैन, और इसका काम है अपराधियों को पकड़ करके जेल में पहुँचाना। बराबर, तो पुलिस के पास ऐसी गाड़ी होती है, जब कोई व्यक्ति किसी तरह का अपराध करता है तो पुलिस इस गाड़ी के अंदर बंद करके उसे थाने ले जाती है और फिर उसे जेल में पहुंचा देती है। बराबर, दूसरी एक गाड़ी आप देख रहे हैं, आपने इसे देखा होगा, ध्यान नहीं आ रहा होगा लेकिन देखा तो ज़रूर है। यह है कचरा गाड़ी। एक कचरा ढोने वाली गाड़ी आती है और उसका काम ये है कि हर गली गली से जहाँ कचरे रखे जाते हैं डिब्बे में भर करके, लोग अपने घरों से निकाल के डिब्बे में कचरे डालते हैं और डिब्बे में से फिर ये गाड़ी कचरा उठा करके शहर से बाहर दूर ले जा करके जो डंपिंग ग्राउंड होती है वहाँ पर फेंक के आती है। ओके, तीसरी गाड़ी है, इसे शायद आपने न देखा हो, लेकिन ये गाड़ी ज़्यादातर शहरों में दिखती है। ये चलता फिरता पुस्तकालय की गाड़ी। चलती फिरती पुस्तकालय आप समझ सकते हैं, इसमें बहुत सारी किताबें होती हैं और ये लोग जो किताबों के मित्र हैं
बहुत पढ़ना लिखना चाहते हैं तो वहाँ एक एरिया में लेके जाते हैं, वहाँ लोग बैठ करके इनसे किताबें लेते हैं। कुछ लोग वहीं बैठ करके पढ़ते हैं और कभी कभी कुछ लोग किताबें ले लेते हैं और वो पढ़ करके 2 दिन 4 दिन हफ्ते भर में वापस देते हैं। तो लोग ऐसा घूम घूम करके लोगों के पास किताबें पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए ये गाड़ी है चलता पुस्तकालय। ओके, आगे आप यहाँ जो देख रहे हैं ये क्या है, हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर भी आप लोगों ने देखा ही है, बराबर। हेलीकॉप्टर है, इसे आप गांव में भी देखते हैं, शहरों में देखते हैं। और हेलीकॉप्टर में बड़े बड़े लोग जैसे अपने प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर का ही ज़रूरत क्या होती है, मुसीबत के समय, बाढ़ के समय, भूकंप के समय, इससे लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जाती है। और भोजन के पैकेट होते हैं वो ऊपर से नीचे गिराए जाते हैं ताकि नीचे जो लोग हैं उनको भोजन की सामग्री मिल सके, बराबर। ये है, इसे भी आपने देखा होगा, एक पानी का टैंकर है और दूध का भी टैंकर होता है ना। तो पानी का टैंकर होता है, पानी जहाँ पे मिलता है वहाँ से भर करके उन स्थानों पे पहुँचाया जाता है जहाँ पर लोगों को पीने को पानी किसी कारणवश नहीं मिल पा रहा होता है। तो वहाँ पर पानी के टैंकर से पानी पहुँचाया जाता है। और दूध का टैंकर है तो दूध उन इलाकों में गाँव से दूध इकट्ठा किया जाता है और फिर दूध की जो फैक्ट्री होती है जहाँ पर दूध से चीज़ें बनती हैं वहाँ पर ये दूध के टैंकर दूध पहुँचा दिया जाता है। ओके, लास्ट वाली गाड़ी है ये चलता अस्पताल है, इसे आप एम्बुलेंस भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि बीमार लोगों को अस्पताल तक पहुँचाया जाता है। इसके अलावा इनके पास खुद अपना डॉक्टर होता है और घूम घूम करके ये लोग जहाँ बीमार लोग हैं उनका वहाँ पर इलाज तुरंत मुहैया कराया जाता है, इसलिए इसको हम चलता अस्पताल बोलते हैं। ओके, आगे देखिए, अभी ये है, किसी अतिथि के घर आने पर तुम क्या करते हो, क्रमशः बताओ। कोई अतिथि का मतलब होता है मेहमान, रिश्तेदार। आपके घर पे कोई मेहमान आया है, रिश्तेदार आया है, तो आप क्या करते बताइए। सबसे पहले इसमें दिया, देखिए, नाश्ता कराते हो, पानी देते हो, चाय पूछते हो, स्वागत करते हो, नमस्ते करते हो, बराबर। तो सबसे पहले घर पे आए हुए मेहमान को हम नमस्ते करते हैं और फिर उसका हम स्वागत करते हैं। आए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, आइए बैठिए, ऐसा हम बोलते हैं। तो बैठाना ही स्वागत है उनके लिए। फिर हम उनको पानी देते हैं, पानी पिलाते हैं, क्योंकि व्यक्ति बाहर से आया, उसे प्यास लगी हो सकती है, इसलिए हम उन्हें पानी देते हैं। फिर हम उन्हें नाश्ता कराते हैं, कुछ खाने पीने को देते हैं। और जब वह कुछ खा पी लेता है, नाश्ता कर लेता है, तो हम अंत में क्या उसे करते हैं, उसे हम चाय पूछते हैं। इस तरीके से इस क्रम में हम जो है काम करते हैं। ओके, तो हमने कविता में जो सीखा, तो इसलिए कविता को आप क्या कीजिए, सीखो। कविता को क्या करना है, आपको इसे बार बार पढ़ना है और उसे याद कर लीजिए अच्छे से, ये आपको याद हो जाएगी। और उसके बाद आपने सीखा शब्दों का वर्ड क्रमानुसार लगाना कैसे लगाते हैं। फिर आपने प्रश्नोत्तर और इन गाड़ियों के क्या नाम हैं, उनके काम क्या हैं। और कोई मेहमान अतिथि आपके घर पे आएगा तो आपको उसके साथ कौन से क्रम में क्या करना है, इसे हमने सीखा है। हम इसे याद करेंगे। इसमें बस इतना ही। ओके, धन्यवाद।